अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब। दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी बॉडी को बनाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यह पार्टिकल्स उनकी बॉडी के अंदर एक खास तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। फिर यही पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और बड़े पार्टिकल्स को बना देते हैं। और इसी तरीके से फिर बड़े पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो उससे बड़े पार्टिकल्स जो है ना वो बनते हैं। तो इस तरह से जो लेवल्स हैं, स्मॉलर से हायर की तरफ किसी भी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी के लिए जनरली तौर पर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या अगर यही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो तो तब हम इसको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं। अब इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट जो लेवल्स पढ़ते हैं उनको देखते हैं। नंबर वन, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नंबर टू, मॉलिक्यूलर लेवल। नंबर थ्री, सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल। नंबर फोर, टिश्यू लेवल। नंबर फाइव, ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। नंबर सिक्स, ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल। नंबर सेवन, पॉपुलेशन लेवल। नंबर एट, कम्युनिटी लेवल। नंबर नाइन, इकोसिस्टम लेवल। नंबर 10, बायोस्फीयर लेवल। ये टोटल 10 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगर इन तमाम लेवल्स को एक प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो वो भी आप लोगों के सामने मौजूद है। इसके अंदर देखिएगा कि यह मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो सेल्स को बनाते हैं। सेल्स आपस में ग्रुप बनाकर टिश्यूज को बनाते हैं। टिश्यूज से फिर आगे ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के ये डिफरेंट लेवल्स बनते हैं। हमने इन तमाम लेवल्स में से तरतीब के साथ एक एक लेवल को स्टडी करना है। सबसे पहले हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल बनाते हैं। एटॉमिक कलफ एटम से निकला है, यानी एटम्स का किसी भी बॉडी के अंदर जो लेवल होता है उसको हम एटॉमिक लेवल कहते हैं। एटम्स की पहले पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। These atoms are smallest particle of an element that retains the properties of that element। यानी जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स के अंदर वह तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो किसी भी एलिमेंट का खासा होती हैं। यानी अगर किसी एलिमेंट के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट को बनाने वाले एटम्स के अंदर भी मौजूद होंगी। मसलन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा ग्रेविटी आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इनके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो ये तमाम कैरेक्टर्स जो एलिमेंट के अंदर मौजूद होते हैं उस एलिमेंट को बनाने वाले एटम्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इन एटम्स को बनाने वाले भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। Particles that make up an atom are called subatomic particles। Sub mean छोटे, atomic means atoms के, particles mean जर्रात। जैसे प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर बच्चे देखिएगा कि इसमें एक एटम जो है वो शो किया गया है। इस एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो पार्ट मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। इसी न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को दो पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और बिल्कुल इसी तरीके से इसी एटम्स की बैरूनी सर पर ये शेल या ऑर्बिट्स मौजूद हैं। इन शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जब इकट्ठे होते हैं तब जो एक बिग यूनिट बनता है उसी को ही हम एटॉमिक लेवल का नाम दे देते हैं। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो दुनिया का कोई भी आप मैटर ले लें तो इसमें हमेशा हमें एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे। इन्हीं चीजों से यह मैटर वगैरह बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल एक ऐसा लेवल है जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों के अंदर काम है। यानी अगर कोई नॉन लिविंग चीज होगी
तो उसको बनाने वाले भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो यही एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। इसी तरीके से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखेंगे, उसमें भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही होंगे। एक और करेक्टर खास जो है वो ये है कि जो एटम्स होते हैं इट सेल्फ दीज आर नॉन लिविंग, इनके अंदर लाइफ मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर लेवल को देखते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल से मुराद क्या है? ऐसा लेवल जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम्स के आपस में कंबाइन होने से बनते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो नॉर्मली तौर पर आइसोलेटेड फॉर्म यानी अलग थलग फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होते, अलग थलग हैसियत के अंदर मौजूद नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि ये फलां चीज जो है इसके अंदर फलां पार्ट के अंदर कार्बन एलिमेंट मौजूद है, फलां पार्ट के अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद है, फलां पार्ट के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद है, बल्कि ये तमाम एलिमेंट्स और इनके एटम्स आपस में इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद उस बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। Atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bond. मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं किसके थ्रू? बॉन्ड्स के थ्रू। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? नॉर्मली तौर पर दीज आर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तब क्या बनाएंगे? उन्हीं एटम्स की एक स्टेबल फॉर्म को बना देंगे और उसी स्टेबल फॉर्म का हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। If these molecules are found in the bodies of the living organism, then these molecules will be called as biomolecules. आपके सामने एक और इमेज मौजूद है, इसमें आप देखिएगा कि एक मॉलिक्यूल मौजूद है और इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये डिफरेंट एटम्स हैं, आपस में बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होने के बाद एक मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर जो कॉमन एटम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का हिस्सा होते हैं वो कौन कौन से हैं? दीज आर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब इन एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है, वो वेरी करती है फ्रॉम वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एन अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इनकी बॉन्डिंग्स के अरेंजमेंट के चेंज होने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें एक तो काफी सारी वेरिएशन आती हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे जैसे अरेंजमेंट डिफरेंट होती जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर वेरिएशन आती जाएगी। साथ साथ उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी का लेवल होगा वो भी चेंज होता जाएगा। तो अरेंजमेंट के नतीजे में वेराइटी और कम्प्लेक्सिटी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। दिस लेवल इज अगेन फाउंड इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। और मॉलिक्यूल्स भी इटसेल्फ नॉन लिविंग ही होते हैं। अगर बच्चे हम इन मॉलिक्यूल्स की करते हैं क्लासिफिकेशन, तो इसकी क्लासिफिकेशन की आमतौर पर दो बेसिस होती है। नंबर वन, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन सम टाइम मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बेस के ऊपर भी करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर इनके फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं। नंबर वन माइक्रो मॉलिक्यूल्स, नंबर टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इन दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से बेसिक डिफरेंसेस मौजूद होते हैं? नंबर वन, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब ही छोटा, छोटे साइज पर, जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा हो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दूसरा डिफरेंस हम इनके एग्जांपल का लेते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को शामिल करते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर जब हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें बेसिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं। अगर बच्चे हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को बेस बना लेते हैं तब इन मॉलिक्यूल्स की फर्दर दो टाइप्स बनती हैं।
फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस कौन कौन से? फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन का डिफरेंस है। दोज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद हों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद ना हो, यानी कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, अगर हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो, या फिर दोनों ही ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। दूसरा डिफरेंस अगेन इसकी भी एग्जांपल का ही है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट्स, इसके साथ ही लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स को शामिल करते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साल्ट्स वगैरह को शामिल किया जाता है। अगर बच्चे हम किसी भी लिविंग ऑर्गन को देखें तो उसकी जो बॉडी होती है वो अच्छी खासी तादाद में माइक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। नेक्स्ट बच्चे हम थर्ड लेवल की तरफ मूव करते हैं, जिसका हम ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल का नाम दे देते हैं। व्हाट और ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज बच्चे ऐसी छोटी छोटी साख्तें या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके मिलने से सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड दिस इज अ लेवल प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग एंटिटीज के अंदर या ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज एंड सेल्स मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि हम उन चीजों को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर ही नहीं करते जिनके अंदर सेल्स या ऑर्गेनेलीज मौजूद ना हो। ऑर्गेनेली की पहले डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ प्रॉपर फंक्शन इन द सेल्स। सेल्स के अंदर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ मखसूस किस्म की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। अब इन ऑर्गेनेलीज की जो कंपोजिशन है वो कैसी होती है? दीज ऑर्गेनेलीज आर मेड अप ऑफ large number of micro and macro molecules. नेक्स्ट बच्चे, अगर हम इन ऑर्गेनेलीज की सेल्स के अंदर अरेंजमेंट देखते हैं तो उनकी अरेंजमेंट बड़ी स्पेसिफिक होती है। मखसूस जगहें होती हैं जहां पर ये ऑर्गेनेलीज सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट है सेल्स के अंदर वो चूंकि स्पेसिफिक होती है, इसी वजह से यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट डेवलप होता है। हम कह सकते हैं कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल्स, दिस इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज। डिवीजन ऑफ लेबर किस चीज को कहते हैं? काम की तकसीम को कहते हैं। यानी सेल्स के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सेल्स प्रोटीन्स को बनाते हैं, सेल्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप के सब्सटेंसेस की मॉडिफिकेशन होती है, सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस जो हैं जो कि यूजफुल होते हैं या फिर वेस्ट होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो मतलब यह है कि सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और इन तमाम ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को हम मजमूई तौर पर सेल के फंक्शन कहते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यानी सेल के अंदर टोटल जो फंक्शंस हैं वो डिवाइडेड हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। फर्स्ट में सेल्स के अंदर हम कहते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। हकीकत में ये प्रोटीन की फॉर्मेशन सेल्स में एक ऑर्गेनेली का काम है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। सेल्स के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ये हकीकत में सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसके अंदर ये फंक्शन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन का फंक्शन और राइबोसोम का फंक्शन हकीकत में सेल्स के फंक्शन कहलाते हैं। अगर हम इन ऑर्गेनेलीज की तादाद और टाइप को देख लें तो ये वेरी करती है। सेल्स की एक टाइप को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में इन ऑर्गेनेलीज की तादाद और इनकी टाइप लिमिटेड होती है, यानी महदूद होती हैं। ज्यादा तादाद में ना ऑर्गेनेलीज होती हैं और ना ही उनकी टाइप्स होती हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो एवरी यूकैरियोटिक सेल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज। उनमें हमेशा ऑर्गेनेलीज की तादाद और उनकी टाइप्स ज्यादा होती है। वजह उसकी क्या है? उसकी सिंपल सी वजह यह है कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमेशा जो फंक्शंस की रेंज होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसी वजह से इनके अंदर ऑर्गेनेलीज की तादाद
और टाइप्स भी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और यही एनर्जी सेल्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल होती है। डिफरेंट टाइप्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक करने में इस्तेमाल होती है। डिफरेंट टाइप के एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिनको कैरी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी सप्लाई कहाँ से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, रेस्पिरेशन कहलाता है। दूसरे नंबर पर एक और एग्जांपल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये वो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर जिनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिनमें से एक फंक्शन मॉडिफिकेशन भी है। यानी जो प्रोटीन्स आमतौर पर सेल के अंदर बनती हैं, वो नॉर्मल तरीके से नॉर्मली देखा जाए तो वो नॉन फंक्शनल होती हैं। अब इन प्रोटीन्स को फंक्शनल करने की खातिर इनकी मॉडिफिकेशन की जाती है, और ये मॉडिफिकेशन वाला प्रोसेस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। एक और ऑर्गेनेली है राइबोसोम, और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस ही है, जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। एक और ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे मुख्तलिफ टाइप के सब्सटेंसेस सेल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हैं। इसी तरीके से जो लिपिड्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, या हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। साथ साथ सेल के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट वाला फंक्शन है, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही परफॉर्म करती है। अब नेक्स्ट बच्चे हम सेल्स की बात भी कर लेते हैं कि सेल्स क्या है। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने सेल थ्योरी पढ़ा होगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सेल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है जिसके अंदर लाइफ भी मौजूद होती है। यह सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है। ये रिप्रोडक्शन करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है, और सेल्स की तादाद के इंक्रीज होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज के अंदर इजाफा होता है। अब इन सेल्स के अंदर भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ वेरिएशन होती है। आप लोग के सामने 3 डायग्राम्स मौजूद हैं। इनमें से एक डायग्राम जो है सेल्स की, वो एनिमल की है। ये आप लोग के सामने एनिमल सेल की एक डायग्राम मौजूद है, और इसकी बैरूनी सेल पर जो आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और इसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, जो कि सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी तरीके से साथ एक और डायग्राम मौजूद है, यह प्लांट सेल्स की है। इस प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, उनमें सेल वॉल का है। सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को कहते हैं, जबकि यह आउटर मोस्ट बाउंड्री एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है, ये भी सेल की ही है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली दीज आर प्रोकैरियोट्स बिकॉज द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट बच्चे हम इस सेल की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म अ सेल। कि सेल को बनाने में मुख्तलिफ सेल्स की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलीज कंबाइन होती हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर आमतौर पर हम सेल मेम्ब्रेन को शामिल करते हैं, सेल वॉल को शामिल करते हैं, और साथ ही इसके साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। ये जो 4 चीजें हैं, नॉर्मली तौर पर इनको हम सेल की स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसके अलावा बाकी जो बॉडीज होती हैं, जैसे राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यही ऑर्गेनेलीज और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कंबाइन होंगी, तब एक सेल की फॉर्मेशन होगी। फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर अकम्पलिश्ड बाय द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गेनेलीज। तमाम ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, तो सेल्स का एक यूं समझने के फंक्शन बनते हैं। यानी ऑर्गेनेलीज के फंक्शन सेल्स के फंक्शन ही कहलाते हैं। These cells are smallest unit of biological organizations that biologists consider alive.
यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ही होता है जिसको बायोलॉजिस्ट एक लिविंग यूनिट के तौर पर कंसिडर करते हैं। ऑल टू सेल्स आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तमाम सेल्स के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। कैरी आउट कंप्लेक्स केमिकल रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि इंतहाई पेचीदा होते हैं वो जारी रहते हैं। एंड आर एट लीस्ट पोटेंशियली कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, और ये सेल ही हैं जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है कि वो सेल्फ रिप्रोडक्शन कर लेता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स को हम बेस बनाकर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। आमतौर पर ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है अगर सेल की बेस के ऊपर की जाए तो किस 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 हवाले से हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म की सेल्स को अगर जहन में रख ले तो नंबर ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स की तादाद की बुनियाद पर भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। और दूसरी जो बेस है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्या उनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा या नहीं होगा, इसकी बेस के ऊपर भी करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को बेस बना ले तो ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप्स बन जाते हैं। नंबर वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नंबर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाम से ही आप लोगों को शो हो रहा होगा, यूनि मीन सिंगल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल पर ही मुश्तमिल हो, यानी सिंगल सेल ही है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहा है। और मल्टी का मतलब होता है मेनी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को बनाने वाले बहुत सारे सेल्स हों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इसके अगर हम दोनों सेल्स की टाइप्स को जरा कंपेयर करके देखें तो बच्चे इसके अंदर दो डिफरेंसेस सामने आते हैं कि इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल सेल। अगर ये करेक्टर मौजूद होगा तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिज्म्स मे कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिसमें खरबों की तादाद के अंदर सेल्स मौजूद हों तो ऐसा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। एग्जांपल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बैक्टीरिया को और ज्यादातर प्रोटिस्ट को शामिल करते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट फंजाई, नॉट ऑल फंजाई, यानी कुछ फंजाई ऐसी है जैसे यीस्ट है जिनका शुमार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किया जाता है। इनके अलावा बाकी जो फंजाई हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में शामिल किए जाते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम बेस बना दें तो फर्दर ऑर्गेनिज्म के हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे को नाम देते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो काफी सारे हैं, वो एक और लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर मुख्तसर सा इतना बता देते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म शामिल करते हैं उनकी बॉडी को बनाने वाले सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। इसके बरक्स अगर यूकैरियोट्स की बॉडी को देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। दूसरा एक और डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स ही होते हैं। तमाम के तमाम प्रोकैरियोट सेल्स, तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं या यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जांपल में प्रोकैरियोट्स के अंदर बच्चे हम बैक्टीरिया वगैरह को शामिल करते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर हम प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स को शामिल करते हैं। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स लिखे हुए हैं, इनकी बजाय आपने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चे हम एक और लेवल की तरफ चलते हैं जिसको हम टिश्यू लेवल का नाम देते हैं। सबसे पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, यानी एक जैसे सेल्स का ऐसा ग्रुप जो लूज शीट पर मुश्तमिल हो या सेल्स के बंडल्स पर मुश्तमिल हो, और वो लूज शीट और बंडल्स जो कि बेसिकली सेल्स के ग्रुप होते हैं एक ही फंक्शन परफॉर्म करें
तो बच्चों ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं टिश्यू का। अब आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है, इसमें देखिएगा ये सेल्स हैं। इन सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो लूजली है, और ये सेल्स लूजली अरेंज होकर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इसी शीट लाइक स्ट्रक्चर को हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। इसके बाद एक और डायग्राम आप लोगों के सामने मौजूद है, इसमें सेल्स हैं और सेल्स की अरेंजमेंट शीट की फॉर्म के अंदर नहीं है बल्कि बंडल्स की फॉर्म के अंदर है, और ये जो सेल्स का क्लस्टर है, ग्रुप है, इसको भी हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करते जाएं कि टिश्यू को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर सेल कंबाइन होकर टिश्यू को बनाएंगे तो ऐसी टिश्यू कहलाएगी सिंपल टिश्यू, और अगर मुख्तलिफ सेल्स मिलकर टिश्यू को बनाएंगे तो ऐसी टिश्यू कहलाएगी कम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू। ईच टिश्यू हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ में मखसूस किस्म का फंक्शन होता है जो कोई भी टिश्यू परफॉर्म करती है। नेक्स्ट बच्चे, these tissues are found in multicellular plants and most animals। अगरचे एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर ही होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल सिंपल एनिमल्स होते हैं। उन एनिमल्स की बॉडी को बनाने वाले सेल्स तो ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट टिश्यूज की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से हम कहते हैं कि मल्टी सेलुलर प्लांट्स और मोस्ट एनिमल्स के अंदर ये टिश्यूज मौजूद होती हैं। अब हम डिफरेंट टाइप की जो टिश्यूज होती हैं उनमें जो अहम तरीन टिश्यूज प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको जरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज को देख लेते हैं। एनिमल टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आप लोगों के सामने कुछ डायग्राम्स में डायग्राम के अंदर कुछ टिश्यूज मेंशन की गई हैं। उनमें एक कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को नजर आ रही होगी, दूसरी जो है एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। हर टिश्यू की जो कंपोजिशन होती है, यानी इनको बनाने वाले सेल्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसी तरीके से जब सेल्स की टाइप से डिफरेंट होगी किसी टिश्यू को बनाने में, तो डेफिनेटली उन टिश्यूज के जो फंक्शन होंगे वो भी बॉडी के अंदर अलग अलग होंगे। पहली टाइप के हम टिश्यू देखते हैं, मेन टाइप के टिश्यूज में से वो मसल टिश्यूज कहलाती है। और बच्चे मसल टिश्यू का बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन। और जब ये टिश्यूज बॉडी में कंट्रैक्शन करती हैं तो बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। यानी अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, स्केलेटल मसल्स की जो टिश्यूज होती हैं, जब इनमें कंट्रैक्शन होगी तो मूवमेंट होगी बॉडी के अंदर। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं इन्हीं टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं, जब उनके अंदर कंट्रैक्शन होती है तो कुछ सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। यानी हार्ट के टिश्यूज हैं उनमें कंट्रैक्शन होगी तो ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड की मूवमेंट होगी। ब्लड वेसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होगी तो अगेन ब्लड पंप होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मस्कुलर टिश्यूज में कंट्रैक्शन होगी तो फूड की मूवमेंट होगी। इसके साथ ही एक और टाइप की टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनके फंक्शन में एक तो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बॉडी को, और साथ साथ बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है इसका मेन काम यही है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये स्केलेटल सिस्टम किस चीज से मिलकर बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। नर्वस टिश्यूज हैं। इन नर्वस टिश्यूज का बच्चों बॉडी के अंदर मैसेजेस को कैरी करना है। आपने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को बनाने वाले बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक सेल जो है उनको हम न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। इन न्यूरॉन्स के जब बंडल्स बनते हैं तो नर्व्स कहलाते हैं। यही नर्व्स होती हैं जो मैसेजेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कैरी करती हैं, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ मैसेज को कैरी करना इन्हीं नर्वस टिश्यूज का ही काम होता है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके बहुत सारे रोल होते हैं। उनमें से एक रोल इनका प्रोटेक्टिव होता है। दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट आउटर टू द बॉडी, आउटसाइड लेयर स्किन की होती है इसको ये फॉर्म करती है, और साथ साथ बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं, जैसे स्टोमक के अंदर एक स्पेस मौजूद होता है जहां पर फूड प्रेजेंट होती है, फूड पहुंचती है, फूड डाइजेस्ट होती है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स को हम हॉलो ऑर्गन्स का नाम देते हैं जिनके अंदर कैविटीज बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से एसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो अंदर से हॉलो होते हैं। उन हॉलो
कैविटीज के आसपास जो ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यूज ही होती हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं और ये वो टिश्यूज होती हैं जो ग्लैंड्स को बनाती हैं। मुख्तलिफ टाइप के ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड है। इन तमाम ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलती हैं नॉर्मली तौर पर हम उनको हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो दीज आर द टिश्यूज विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। प्लांट्स के अंदर मेजर टाइप की टिश्यूज कौन कौन सी मौजूद होती हैं? अब आप लोग के सामने एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में 3 टाइप्स की टिश्यूज वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज जाइलम टिश्यू, नेक्स्ट फ्लोएम टिश्यू और उसके बाद फिर मेसोफिल टिश्यूज होती हैं। हार्ड टिश्यू को बनाने वाले सेल्स भी सेपरेट सेपरेट होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं और इसी वजह से इन टिश्यूज के फंक्शंस भी जरा अलग अलग होते हैं। अगर हम जाइलम टिश्यू की बात करते हैं तो दीज आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जाइलम टिश्यूज रूट्स के अंदर मौजूद होती हैं, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हीं दोनों टाइप के सब्सटेंसेस को ये ट्रांसपोर्ट करके स्टेम की तरफ, फिर ये स्टेम से ये सब्सटेंसेस प्लांट्स के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाते हैं। फ्लोएम टिश्यू का काम किया है। फ्लोएम टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड की जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ही होती है। फूड बनती है लीव्स के अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट की सारी बॉडी किसके थ्रू होती है? फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होती है। मेसोफिल टिश्यूज थर्ड मेजर टाइप ऑफ टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है और इसका मेन काम फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होना है। यही वो टिश्यूज होती हैं जिनको बनाने वाले सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, फिर इसी ग्लूकोज को ये प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ यही ग्लूकोज प्लांट्स की बॉडी के अंदर ऑर्गन में स्टोर होती है और इसको फिर कंज्यूमर जो है इस्तेमाल करते हैं।